गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 11th स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहा हूं। किसी बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर 2 वीक हो गए, हमारी क्लास का वीडियो और कंटिन्यू नहीं हुआ है, हमारे पेपर्स आ रहे हैं, हमें स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो क्या आप उसका वीडियो बना दे सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन बिटवीन में किसी और भी क्लासेस के प्रोबेबिलिटी थ्योरी और एनआईओएस वगैरह का भी मैसेज था, तो मैं वो वीडियोस वगैरह आपको प्रेजेंट किया था। तो रोहित, कोई सूझ नहीं है, ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे बताया कि आपको स्ट्रेट लाइन बहुत, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे कहता है कि सर अगर मेरे लिए ये वीडियोस बना दें या मुझे ये डिफिकल्ट लगता है, तो जहां तक हो सकता है मैं उसको कॉपरेट करने की पूरी कोशिश करता हूं और जल्दी ही कोशिश करता हूं उसका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा रोहित, आपका कल ही मैसेज आया है और मैं आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैं स्टार्ट करता हूं। उम्मीद है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत अच्छा लगा कि आपने एग्जैक्टली बताया कि मुझे 2-3 टॉपिक आपने लिखा है और इनमें लिखा कि सबसे पहले अगर आप स्ट्रेट लाइन बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोई मेहरबानी की बात नहीं है, मेरा काम है आपका सपोर्ट करना। तो ठीक है रोहित एंड और सभी बच्चे क्लास 11th के लिए, तो जो भी आप लोग को पर्टिकुलर कोई डिफिकल्टी अगर आती होगी, कोई भी चीज, तो आप मुझे जरूर बताएं। तो स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले हम लोग जो कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस कर होता है उनको सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ कंसेप्ट्स जो हम बिल्कुल हमेशा यूज करेंगे उनके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 2 पॉइंट, अगर अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम है, लाइक x1 y1 और x2 y2, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है ना। और ए बी, अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बट बाय द वे बच्चे, अगर आप लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लोगे तब भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव भी अगर आता है ब्रैकेट के अंदर में तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक एग्जांपल इस पर आपको दिखाते हैं। सो रोहित एंड ऑल सभी बच्चे, हम एक एक क्वेश्चंस को ब्रीफ नहीं करेंगे। मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो जरूरी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पे, उसको लेके हम चलेंगे। तो अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसका डिस्टेंस निकालने का। कोई भी सपोज जैसे 6 माइनस 4 और 3 0, अगर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 6 माइनस 4 और दूसरा पॉइंट हमारा 3 0 है, तो इसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, तो ए बी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये -3 का होल स्क्वायर हो गया जो कि 9 हुआ और ये 16 हुआ, तो ये अंडर रूट 25 और ये 5, तो ये 5 यूनिट हो गया, 5 है ना। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो एक कंसेप्ट आपने देख लिया। अब अगर बाय द वे यहां पे कोई ए बी, कोई वेरिएबल के फॉर्मेट में हो, ए बी यहां पे माइनस ए और 2b, तब भी हम निकाल सकते हैं। सो कोई भी चीज यहां पे जब भी कभी कुछ गिवन है, यहां तक कि आपका इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन दोनों में
यहाँ को किसी में भी एक न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट है दोनों में और एक में अननोन वेरिएबल है और इसका डिस्टेंस बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस 3√2 इतने सेंटीमीटर है या कुछ भी है, 5 है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है या खाली 5 बोलता है। तो अगर आपके पास एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसमें एक अननोन वेरिएबल है या यहाँ दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है और डिस्टेंस गिवन है, तब भी हम इस फॉर्मूला के यूजेस से उस अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई सूझ नहीं है कि दोनों जगह हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ही होने चाहिए। एक जगह अगर हमारे पास वेरिएबल भी है बट डिस्टेंस गिवन है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपने देख लिया। दूसरा कंसेप्ट, सेकेंड है अगर आपको मिड पॉइंट, सेकेंड कंसेप्ट है आपका मिड पॉइंट। और इसी तरह से जो आपने देखा ये ए है और ये बी है, अगर ये सी इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा हाफ में है, बिल्कुल मिड वन में है और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 और x2 y2 ये कहेगा इस इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है वो हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इन्हीं में हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट जो हमारे सेक्शन फॉर्मूला का है, तो ये तो मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका तीसरा कंसेप्ट। अगर ये सी मिड पॉइंट पे नहीं होकर किसी और जगह है, इस लाइन पे है, इस लाइन सेगमेंट में है, लेकिन हमारे पास अगर सी एक पॉइंट है जो कहीं और है, ए और बी में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला, अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, पहले हम लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। अब इंटरनल डिवीजन का मतलब है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर हमें एक मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक जगह कट करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने लास्ट ईयर ट्राइसेक्ट भी देखा है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो उसके लिए हम 2 डिवीजन देंगे। तो 2 डिवीजन देंगे, अगर मान लो सपोज करो एक यहां पे सी दे दिया और एक यहां पे डी दे दिया, तो इसका मतलब अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये 1:2 हो जाएगा, और अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग फिर 4 पार्ट में भी, 4 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, वो चीजें भी हमने देखा था, वो चीजें भी। तो कोई भी अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक हम कट करेंगे, उसे 2 पार्ट होगा, 3 पार्ट में करना है तो 2 डिवीजन देंगे। और इसी तरह से हम अब इंटरनल डिवीजन का मतलब हो गया कि अगर 2 पॉइंट है और उसके मिड में उसके इन बिटवीन कहीं एक कोई तीसरा पॉइंट है और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में ये डिवाइडेड है। और अगर वाइस वर्सा अगर हमारे पास रेशियो गिवन है तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट, राइट। सो रेशियो को हम लोग m1:m2, m1 m2 मानकर चलते हैं, या m:n मानकर चलते हैं, या k:1 मानकर चलते हैं। तो जब हमारे पास सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट, और यहां जो ये बीच में डिवाइड कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, तो आप m1 m2 या mn कुछ भी लेके चलो, राइट।
और फिर m1 अपॉन m2 निकाल लो, तो जो रेशियो आपके आए वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। और अगर कहीं भी सपोज a b या c इनमें कहीं भी आपके पास अगर कोई अननोन वेरिएबल है लाइक k है या कोई भी चीज है, तो एक जगह भी अगर अननोन वेरिएबल है तो आप बेटर m1 m2 के आप k:1 मानकर चलो, जो कि आपको काफी इजीली आप एक को इक्वेट कर पाओगे और आपको वो अननोन वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इंटरनल डिवीजन में देखते हैं कि क्या इस x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। x का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है। और दूसरा y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अगर आप mn करते हो तो आप इसको कह सकते हो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसको आप कह सकते हो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और k के केस में कह सकते हो kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस वन, और ये ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है AC रेशियो BC, यानी ये चीज यहां से यहां पे का डिस्टेंस और इसका, इन दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं। इंटरनली का एक एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, सपोज अगर हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमें घर में कोई मेंबर जोर से हंस रहा है या टेलीविजन चला रहा है या तेज कुछ भी ऐसे कोई लोग झगड़े कर रहे हैं, कुछ भी रीजन अगर, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग इंटरनली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सम केसेस ऐसे भी होते हैं जो हम इंटरनली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक्सटर्नली हम अफेक्टेड होते हैं। जैसे अगर बाहर में कोई शोर शराबा हो रहा है, कोई शादी हो रहा है, कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, तो समटाइम्स हम एक्सटर्नली अफेक्टेड होते हैं। तो उसी तरह ये एक्सटर्नल डिवीजन होता है, जो जैसे कि हमने एक्सटर्नल एंगल पढ़ा है, कोई भी अगर हमने ट्रायंगल का अगर लाइंस को प्रोड्यूस कर दिया जाए, साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, और बाहर में जो एंगल बनता है उसको हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, और बाकी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। तो जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, वो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। जो भी हमारा जैसे ट्रायंगल में हमने लाइन को प्रोड्यूस किया, तो वो जो एक्सटर्नल एंगल बना वो सम ऑफ इंटरनल अपोजिट इंटरनल एंगल के इक्वल हुआ। इसी तरह हम सेक्शन फॉर्मूला में भी एक्सटर्नल डिवीजन का यूज करते हैं, राइट। तो बच्चों ये इंटरनल डिवीजन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया कि अगर हमें ये C का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेशियो गिवन है तो हम C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको अब एक्सटर्नल डिवीजन में देखूं, तो एक्सटर्नल डिवीजन में अगर एक्सटर्नल, तो यहां पे सबसे पहले फिगर क्या हो जाएगा, फिगर आपका ये जो C है, अब आपका जो डिवीजन है बेसिकली यहां पे कहीं C है, ठीक है। तो तब भी हमारा इसी यही पार्ट हो जाएगा कि दिस और दिस। उस केस में भी हमारा AC रेशियो BC, जैसे पहले केस में भी वही था AC रेशियो BC, और इस केस में भी सेम सिचुएशन है। अगर हमें C का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेशियो मालूम है तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला x और y का निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, सिर्फ बीच में यहां पे माइनस लग जाएगा।
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है बच्चों, तो दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, यहां पे सिर्फ आपको माइनस अप्लाई हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन राइट। अब एक सवाल हम देखते हैं कि एक पॉइंट है, एक सवाल इस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है कि अगर आपका एक का पॉइंट है 1 - 3, अगर आपके पास एक पॉइंट, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है 1, -3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है -3, -3, और ये हमें 1:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो ठीक है, इंटरनली 1:3 कुछ ऐसे हो गया 1:3, और ये हमारा सी पार्ट है। ठीक है, इंटरनल वर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं कुछ है यानी इंटरनली निकालेंगे, और अगर एक्सटर्नली उसको निकलवाना होगा तो वो मेंशन करेगा। तो ये 1:3 है। लेट x का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x इक्वल टू m1 इंटू x2 1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू x1 और अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 जो माइनस में है उसको आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, और अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया -3 प्लस 3 अपॉन 4, और दूसरा हो गया 9 - 9 अपॉन 4, तो ये दोनों ही 0/4 यानी 0 हो गया, राइट, ये 0 हो गया। तो 0 का पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट हमारा सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। हमारे पास कैसा भी ट्रायंगल हम एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, स्केलिन है, आइसोसेलिस है और इक्विलैटरल है। ठीक है, हम लोग एंगल वाइज तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करते क्योंकि हम सब साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये होता है हाफ मॉड x1 को रखे उसके बाद उसका बाद वाला y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y3। ठीक है, x1 को रखेंगे उसके बाद वाला y2 माइनस y3 प्लस x2 को रखेंगे, और x2 को रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा y3 माइनस y1, और प्लस x3 को रखेंगे तो y1 माइनस y2 का मॉड। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस का, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा, हम कोई भी प्लेस का या कोई भी जगह का हम अगर एरिया निकालेंगे तो ऑलवेज वो हमारा पॉजिटिव आएगा, और ये जो कुछ भी आंसर आएगा उस उतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आंसर देंगे। तो इस तरह से एरिया हमने निकाल लिया। अब एक इस पर भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं।
अब एक सपोज करो आपने ट्रायंगल बना लिया और ए बी सी नाम दे दिया और उसका तीनों का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, तीनों का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है और वो कोऑर्डिनेट है 4 4 3 -2 4 4 4 4 3 -2 और तीसरा है -3 16 -3 16, राइट। तो इसके बाद अब अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो डेल्टा इक्वल टू हाफ मॉड, पहला इसको रखे 4 को रखे और ये हो जाएगा -2 -16 और प्लस फिर 3 को रखे 16 -4, ये 16 -4 और प्लस फिर -3 को रखे, इसको -3 को रखे 4 और माइनस +2 का मॉड, तो ये हो गया हाफ 4 इंटू -18 और +3 इंटू 12 और -3 इंटू 6, राइट। और ये 1/2 -72 और +36 -36, ठीक है। तो 4 4 4 जस्ट 4 4 3 -2 -3 16, राइट। सो 4 इंटू -2 -16 +3 16 -4 और -3 4 +2, तो ये हो गया -18, तो ये -72 और ये 12 इंटू 3 36 और ये हो गया 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18, तो -18, ठीक है। अब ये -90 हो गया, -90 +36 तो हो गया -54, 1/2 मॉड -54 और हम लोग फाइनली माइनस तो लेंगे नहीं, 54/2 तो 27 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया। अब अगर एरिया आपका सम टाइम्स जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है वो अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, यानी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो इनमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि अगर हमारा तीनों पॉइंट में कोई अननोन वेरिएबल है और एरिया दिया हुआ है, तो वो अननोन वेरिएबल निकालने के लिए तो हम लोग हमेशा से इसी टाइप का फिर इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी सेक्शन फॉर्मूला में बताया कि कोई भी अननोन वेरिएबल का भी वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, कोई भी चीज 3 पॉइंट दे दिया और अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसको एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि सपोज करो हमने अपने मन से ए बी सी उसको पॉइंट दे दिया और दो छोटा वाला का डिस्टेंस इक्वल टू बड़ा वाला का डिस्टेंस अगर आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर है, मतलब लाइज ऑन द लाइन है, एक लाइन में लाई कर रहा है। अगर एरिया सेकेंड हम चेक करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर के केस में भी हम लोग अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, जो भी हमें कन्वीनियंट हो। अगर वो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, या एक और बात जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप, यूजिंग स्लोप कहेगा तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और अगर नहीं कहेगा तो हम कैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन सारे कंसेप्ट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम और भी थोड़े से कुछ कंसेप्ट देखते हैं, लाइक इक्विडिस्टेंट का केस हम देखेंगे और उसके बाद स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या है, उसके बाद हम एक एक करके और आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स देखेंगे।
अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट अगर का मतलब इक्वल डिस्टेंस। अगर कोई एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ए बी, जो भी इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x2 y2, तो हम लोग कहेंगे PA इक्वल टू PB। और PA निकालने का तरीका फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, PA PB निकालने का तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों अंडर रूट में आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। और जो कुछ भी रिलेशन, अगर इनमें कोई में एक्स वाई वगैरह गिवन है तो रिलेशन आएगा, और अगर नंबर्स में गिवन है तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इक्विडिस्टेंट निकालने का तरीका या इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट और उस पर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, राइट। अब इसके बाद आपका अगर कभी कहता है कि एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस पे आपका जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, उसको आपको x,0 लेना चाहिए, और अगर y एक्सिस पे है तो 0,y लेना चाहिए। ठीक है, 0,y जो p मान लो है, अगर ये x एक्सिस पे है, सपोज ये यहां पे है, और अगर कोई भी दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, सपोज करो हमने ऐसे ले लिया, ये हमारा P है, ये A और ये B है, और ये पॉइंट x एक्सिस पे था, तो इसका कोऑर्डिनेट हम x,0 लेंगे, और जो भी गिवन कोऑर्डिनेट रहेगा A और B का, उसके अकॉर्डिंग PA इक्वल टू PB निकालेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा y पे था, अगर हमारा ये y पे था और यहाँ पे A और B है, और ये P हमारा y पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,y लेंगे। ठीक है, बेशक y नेगेटिव और x नेगेटिव क्यों ना आए, लेकिन हम 0,-x लेके नहीं चलेंगे, 0,x लेंगे, सॉरी x,0 लेंगे, और y के केस में 0,y लेंगे, 0,-y नहीं, और उसके बाद अपने आप ही निकल जाएगा जो कि नेगेटिव x एक्सिस में है कि नेगेटिव y एक्सिस में है, क्या है इक्विडिस्टेंट के बाद में, जैसा भी हो। सो इक्विडिस्टेंट का भी कंसेप्ट हमने देख लिया कि PA इक्वल टू PB करते हैं। उसके बाद अब आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, अब स्लोप का एक जनरल कंसेप्ट, इसको हम लोग स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, और इन जनरल हम लोग स्लोप का एक नॉर्मल कंसेप्ट यही जानते आ रहे हैं कि स्लोप का मीन्स ढलाव होता है। हम लोग कई बार एग्जांपल देते हैं कि इस रोड का स्लोप बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी ढलाव बहुत ज्यादा है। हम लोग कई बार कहते हुए सुनते हैं अपने बुजुर्गों को कि छत का स्लोप कुछ ऐसे रखो जिससे कि जब भी कभी बारिश हो और तो सारा पानी निकल जाए अपने आप ही, हमें अलग से उसमें मेहनत नहीं करना पड़े। तो स्लोप का जनरल मीनिंग हम लोग ढलाव से लेते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं या हमें जानना है कि हम हर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मीन्स वो लाइन का इंक्लिनेशन, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जब भी कभी कोई इंक्लिनेशन, कोई एंगल बोलेंगे तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स ही होगा, एक लाइन तो कभी एंगल बना नहीं सकता। तो एंगल बिटवीन जो भी हमारा एक्सिस है उसका, तो कैसे भी लाइन, हर लाइन का स्लोप हम स्ट्रेट लाइन में निकाल सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट है। स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब वो कोई भी लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग m इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और ये हमें गिवन रह सकता है, निकालने के लिए दे सकता है, कुछ भी कर दे सकता है। तो m इक्वल टू tan थीटा। और इसके बाद अगर हमारे पास एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट, ऑलवेज एग्जांपल हम लेते हैं x1 y1 और x2 y2 है, x2 y2 है, ये हमारा B पॉइंट है।
तो इसका स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। यानी कि कोई भी लाइन अगर उसका हमें दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो कोलिनियर मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं, हम स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई एक लाइन है और इनमें हमने दे दिया, सपोज करो यही ए है और ये बी है और आपने यहाँ पे एक सी दे दिया, तो इस केस में स्लोप और सबका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू अगर स्लोप ऑफ BC होगा तो देयरफॉर ये कोलिनियर हो जाएगा। अगर स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, अगर स्लोप तो कोलिनियर हो जाएगा। ये अगर ये हमारा स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, तो कोलिनियर हो जाएगा स्लोप ऑफ AB। तो इस केस में तो इस तरह से हम लोग स्लोप के थ्रू से भी देखते हैं, कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। तीनों का स्लोप AC का, BC का और AB का अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर है, राइट। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। और एक चीज है, कोई भी जैसे हम लोग कैलकुलस में भी जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहां भी जो भी हमारा फंक्शंस होता है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, f डैश x निकालते हैं, तो वो भी हमारा स्लोप कहलाता है। तो dy बाई dx ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कैसा भी अगर हमारा दो लाइन है, वो जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारा एंगल बनेगा। ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज m2 माइनस m1 अपॉन, ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वही है टेन थीटा, हमारा जो स्लोप है टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारा दो लाइन के बीच का एंगल है। अब अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि सपोज करो थीटा अगर हमारा 0 डिग्री होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, टेन जीरो क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि ये चीजें, मतलब m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2। और जब m1 इक्वल टू m2, तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना चाहिए कि अगर दो लाइन है और एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दो केस होता है, एक परपेंडिकुलर के केस में और एक पैरेलल के केस में। ये लाइन आपका परपेंडिकुलर है, ये L1 है और ये L2 है। तो if L1 perpendicular to L2, तो m1 into m2 इक्वल टू -1, और ये वाइस वर्सा है। अगर आप ऐसा सिचुएशन होता है, ये केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, ठीक है। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने देखा, उसके बाद अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अब इन्हीं में कोई भी चीज गिवन हो सकता है, कोई भी चीज निकालने के लिए दे सकता है। और अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर हमारा दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, सपोज ऐसे और ऐसे है, तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। अगर L1 पैरेलल टू L2, इसको कहते हैं
केस ऑफ पैरेललिज्म, इसको केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो हमारा m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। ठीक है, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर हमारा थीटा यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 0, फिर ये पोर्शन उठ के यहां चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, और तब वो लाइन पैरेलल है। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उस केस में हमें थीटा अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो, अगर 135 डिग्री हो, अगर कहता है कि स्लोप आपका जो इंक्लिनेशन है वो 135 डिग्री है, तो बच्चों आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा tan 135 को आप क्या करोगे, tan 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है ना, तो माइनस 10 45 यानी -1। तो अगर आपका इंक्लिनेशन 135 डिग्री है तो आपका एंगल -1 आ जाएगा। और वो चीजें आप कहां से कैसे, मैंने बोला इस तरह से, कोई भी अगर आप 210 डिग्री का बोलो या 300 डिग्री का बोलो कि स्लोप 300 डिग्री है, तो उन सबको आपने ट्रिगो का वीडियो मेरा देख लेना, तो उनमें मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और हम लोग 90 माइनस थीटा और 180, 90 माइनस थीटा तो मैं क्लास 10th में पढ़ा था, हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा का यूज करके सारे हम आराम से निकाल लेते हैं जो हमें वैल्यूज गिवन होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर उनमें कौन प्लस कौन माइनस क्या होगा, इनमें अगर किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री वाला कोई सा भी आप इसमें, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट को समझाया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री पे कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उस वाले को पढ़ लेना तो वो बिल्कुल पता चल जाएगा। और इसके लिए आपको जानना होगा और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। और जो मैं बताता हूं अब हर एक डिस्क्रिप्शन में तो डाल नहीं सकता, अब ये अभी आपने स्ट्रेट लाइन का मेरा पहला वीडियोस है, तो कोई भी पार्ट का अगर दूसरा वीडियो होता है या तीसरा पार्ट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहला और दूसरा दे देता हूं जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, बट इनका यूजेस किसी और जगह से हो जाता है तो वो मैं सिर्फ वर्बली बोल देता हूं। अब उन ट्रिगो का तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाऊंगा, है ना, तो उसके लिए स्पेशली आप वहां पे जाके पढ़ लेना। चैनल तो राजंस ट्यूटोरियल्स है, आपको मालूम चल ही चुका होगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम आते हैं फर्दर आगे के क्वेश्चनों पे। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि अब पेपर है, आपने बड़ा स्पेशली मुझे लिखा तो फिर ज्यादा चीजें आपका कवर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। फिर मैं एकदम से इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो भी तो फिर इसी का नहीं बता ये कर पाऊंगा, क्योंकि और बच्चों का भी रिक्वायरमेंट होता है ना, तो बट फिर भी मैं आपको जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी प्रोड्यूस करूंगा। तो हमने एंगल बिटवीन टू लाइन भी देख लिया, परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंसेप्ट भी देख लिया, स्लोप का भी देख लिया। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी किसी भी टाइप का अगर हमें स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट देता है, यहां पे जैसे 4 एग्जांपल है तो 4 क्वेश्चन से पार्ट करता हम एक पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप कहते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 ये में पेज नंबर आपको 207, ठीक है, ये पेज नंबर 207, पासिंग थ्रू द पॉइंट इनमें से एक पार्ट लेता हूं और 3, -2 एंड सेकेंड 7, -2
7, यही आपका x1 y1 और वही लेट द गिवन पॉइंट बी, लेट आप क्या बनाओगे, लेट द आप एक नाम दे दो इसका, गिवन पॉइंट बी ए आपका है 3, एंड बी है 7, ठीक है, दोनों सेम है, 3, ठीक है। तो आपका स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0/4 और 0 एनी नंबर इज 0, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये 0 हो गया और इस तरह से कोई सा भी आप स्लोप इजिली निकाल सकते हो। इसके बाद आपके बुक में है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो हमने देख लिया। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूं कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब थीटा हमारा π/4 है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, राइट। गिवन दैट, ये आपका एग्जांपल 2 है, गिवन दैट थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है, tan थीटा नहीं कहेंगे, थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल मींस थीटा, इंक्लिनेशन, ये हमारा π/4 है, और लेट दोनों जो स्लोप है, किसी एक स्लोप को हम मान लेते हैं m1, मान लेते हैं m2, कोई भी एक चीज आप मान लो, वो 1/2 है, और दूसरा स्लोप हमको निकालना है। तो हमें मालूम है ना कि tan थीटा इक्वल टू, सिंस वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, तो ये हो गया tan π/4, π/4 जो कि हो गया 45 डिग्री, पाई इज क्या 180 डिग्री, और वैसे 22/7, ठीक है। तो tan पाई इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2 का मॉड, और ये बन गया 1, तो 1 इक्वल टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2, m2/2। अब आपको मैंने एक चीज बताया था पहले भी कि जैसे कोई एक नंबर, अभी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के टाइम में -54 का मॉड आया था, तो उसको हमने +54 ले लिया और अपॉन 2 था, तो 27 स्क्वायर यूनिट हो गया। वो एक सिंगल नंबर था, बट अगर वो कोई वेरिएबल उसके साथ इंक्लूड होता है, तो ये जब हम मॉड को हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो इस तरह से ये हो गया 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, 2 प्लस m2, इसका मॉड इक्वल टू 1 है, मॉड अगर हम हटा दिए तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 और 2 प्लस m2 अपॉन 2, तो दोनों 2 सेकेंड और फोर्थ कट गया, तो आपके पास ये हुआ, मॉड को आपने हटाया तो प्लस माइनस 1 बन गया। अब इसका दो केस, इसका केस 1 आपका हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इक्वल टू प्लस 1, इस तरह से 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m2, और ये फिर इधर आ गया, तो 2m2 माइनस m2, ये m2 हो गया, और ये 2 प्लस 1 3 हो गया, m2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया कि m2 आपका 3 है, और दूसरा केस हम यहां ले लेते हैं, केस 2, तो सेकंड केस अब 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 1, तो ये 2m2 माइनस 1 इक्वल टू -2 माइनस m2, और अब ये हो गया 3m2 इक्वल टू -2 प्लस 1 यानी -1, तो m2 इक्वल टू हो गया -1 अपॉन 3। तो इस तरह से m2 का जो हमारा दूसरा वाला स्लोप है
उसका 2 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हो गया हमारा 3 और दूसरा -1/3। इस तरह से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका ये कहता है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। इसमें एक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इजिली जैसे हमने आपको बताया कि 2 लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनमें एक अननोन वेरिएबल है, तो उस अननोन वेरिएबल को निकालो। हमें मालूम है ना कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और ये हमारा अननोन वेरिएबल निकल जाएगा। तो नेक्स्ट, एक लाइन है जो हमारा एक लाइन है सिंस L1 लाइन थ्रू -2,6 एक कोई भी लाइन है, मान लो L1 है, लाइन L1 का कोऑर्डिनेट है -2,6 एंड -2,6 एंड 4,8। ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। लाइन L2 है 8,12 एंड x,24 और L1 परपेंडिकुलर टू L2 और हमारे पास दिया हुआ है L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ L1, इसका मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2, ठीक है, और इनटू स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू -1, ये हम कह देंगे। तो स्लोप ऑफ L1 दैट इज, यहीं पे आप निकाल लो 8 - 6 अपॉन 4 -2 दिस वन, और इनटू स्लोप ऑफ L2 तो 24 - 12 अपॉन x - 8 और इक्वल टू -1। अब ये हो गया आपका 2/6 इंटू 12 अपॉन x - 8 इक्वल टू -1, ये हो गया आपका 2। तो 4/x - 8, अब इससे आप कह सकते हो 4 इक्वल टू -x + 8, राइट। और इस तरह से 4 - 8 - 4 इक्वल टू -x, देयरफॉर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो जो अननोन वेरिएबल था वो आपका निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम यहां पे स्टॉप करते हैं। पहला एक्सरसाइज आपका इजीली अब बन जाएगा। सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिए, कुछ क्वेश्चंस भी दिखलाए, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स, जो 5 फॉर्म्स होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सभी फॉर्म के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स जो है, अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और आगे आप चैनल आपको अच्छा लगता होगा, सारे टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हो, और कंटिन्यूस आपके पास इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट दो कैसा लगता है और क्या रिक्वायरमेंट फिल करते हो, तो ये चीज़ें बताओ, और मैं आप लोगों के लिए एक एक करके इसी टाइप से कंटिन्यूस हर एक को बैलेंस बनाते हुए हर क्लास को और वीडियोस डालते रहता हूँ। इनमें से जो बच्चे ज़्यादा सिंसियर होते हैं, जो बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे लिए वो कर दीजिए सर प्लीज़, दिस दैट, तो मैं उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आगे सर्व करता हूँ। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स यही है चैनल, और FB पे अगर आप हो मनोज राजिंग्स,
राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये मेरे एफबी अकाउंट है। मैसेंजर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग लिखते हो, मुझे मैसेंजर पे लिखते हो, आप मेल कर सकते हो manoj_razings@hotmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9810843472। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।